हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यान उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उसके और जिया के बीच कुछ भी नहीं है। तो साओ कहती है अगर ऐसी बात है तो इस बात को प्रूफ करो। तो यान कहता है मैं इस बात को कैसे प्रूफ करूँ। तो साओ कहती है मुझसे शादी कर लो, तब मुझे तुम पर पूरा यकीन हो जाएगा। तो यान जैसे ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और बिना जवाब दिए बाहर आ जाता है और अपना सारा गुस्सा दीवार पर निकालता है मुक्का मारकर, जिससे उसके हाथों में चोट भी लग जाती है और बेचारा खूब रोता है, क्योंकि यान का दिल भी जानता है कि वो साओ के साथ खुश नहीं है और वो ना ही साओ के साथ शादी करना चाहता है, पर वो हालात के सामने कुछ कर भी नहीं सकता। आगे यान साओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो साओ पूछती है मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने इसका जवाब नहीं दिया। तो यान कहता है एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लोग इस बारे में सोचेंगे। तो साओ कहती है ठीक। आगे यान साओ के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह परेशान हो जाता है और बेचारे की तबीयत भी खराब हो जाती है कि तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और अपने भाई को संभालता है और कहता है भाई अगर आप इस रिश्ते में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे तो आप साओ को साफ साफ क्यों नहीं बता देते? मुझे भी पता है कि आप साओ के साथ खुश नहीं है, और अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को खुश कैसे रखेंगे? आप क्यों नहीं भाभी के पास दोबारा वापस चले जाते हैं? भाभी के साथ आप कितना खुश थे। तो यान ये सारी बातें सुन लेता है और बेचारा कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता इस सवाल का। अगले दिन जिया जैन को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ यान के ऑफिस भेजता है। तो मई भी जिया के साथ जाती है खाना लेकर, पर जिया को इस बारे में पता नहीं होता। लेकिन जब जिया को पता चलता है तो वो कहती है तुम यान के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? अगर साओ को इस बारे में पता चल गया तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। यान साओ के साथ खुश है, तुम बात क्यों नहीं समझती? तो मई कहती है क्या तुमने यान का चेहरा नहीं देखा है? वो कितना पतला हो गया है, लगता है वो अच्छे से खा पी नहीं रहा। रेन ने भी मुझसे कहा कि उसका भाई अच्छे से खा पी नहीं रहा, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ ताकि वो अच्छा खाना खा सके। क्या तुम नहीं चाहती कि यान हेल्दी रहे? तो जिया मई की बातों में जाती है और उसके साथ ऑफिस चली जाती है। इधर साओ भी यान के साथ डिनर करने के लिए ऑफिस आती है और दोनों साथ में मिलकर डिनर करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उधर से मई और जिया भी आ जाती है। तो मई साओ को चिढ़ाने के लिए ये कहती है कि जिया ने अपने हाथों से यान के लिए खास तौर पर खाना बनाया है। तो साओ जैसे ये सुनती है तो उसका साइको वाला रूप बाहर आ जाता है, पर वो अपना साइको वाला रूप किसी के सामने जाहिर नहीं करती। तो मई कहती है मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ के ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गए हो, क्या तुम दोनों हमें अपने घर पर नहीं बुलाओगे? तो साओ कहती है क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर घर पर बुलाएंगे। और वो जिया को कहती है अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ डिनर करें, कितने दिनों से हम चारों ने एक साथ मिलकर डिनर नहीं किया है। आगे वो चारों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। तो मई साओ को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो कहती है क्या तुम लोग यही घास फूस खाते हो इसलिए यान इतना पतला हो गया है? तो साओ कहती है मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, वैसे मैं जिया की तरह खाना तो नहीं बना पाती, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सीखने की। वैसे जिया क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखाओ? वैसे भी तुम्हें यान की पसंद और नापसंद सब कुछ पता है, क्या तुम मुझे वैसा खाना बनाना सिखाओगी? तो जिया कहती है हाँ। तो मई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो साओ को चिढ़ाने के लिए यान को जिया का बनाया हुआ खाना खिलाने लगती है, पर यान उस खाने को छूता भी नहीं, पर साओ खाती है कि तभी यान को ऑफिस से कॉल आता है और वो जाने लगता है। तो मई कहती है क्या तुम साओ से इतना डरते हो कि तुमने जिया के बनाए हुए खाने को छुआ भी नहीं? तो यान बात को पलट देता है और साओ के फेवर में ही जवाब देता है, जिससे साओ बहुत ही खुश हो जाती है। यान ये सब साओ के लिए ही करता है ताकि साओ की तबीयत ठीक हो जाए, पर जिया को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे मई का गुस्सा भी फूट जाता है और वो साओ को कहती है तुम हमेशा जिया को नीचा दिखाने की कोशिश करो, तुमने उसका हंसता खेलता परिवार छीन लिया, तुमने उसके पति को छीन लिया, अब तुम उससे उसकी कुकिंग भी छीनना चाहती हो। आखिरकार तुम कैसी औरत हो? जिया तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने तुम्हें कितना सपोर्ट किया जब तुम बुरे हालात से गुजर रही थी। तो जिया ही थी जिसने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और तुम उसके ही हंसते खेलते घर को जला डाला। तुम्हें जरा सी भी शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तो साओ का भी गुस्सा फूट जाता है और वो कहती है तुम दोनों कैसी दोस्त हो, तुम दोनों को तो अपनी दोस्त की खुशी में खुश होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों मुझे बददुआएं दे रही हो। तो मई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों की खुशियों को छीन कर उस पर अपना महल बनाओगी तो तुम खुश रह जाओगी? बिल्कुल भी नहीं रहोगी। अगर तुम और यान एक हो भी गए तब भी तुम एक तीसरी औरत ही कहलाओगी जिसने एक औरत के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला।
तो साव को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो मई को मारने पर उतारू हो जाती है। तो जिया साव को हटाने की कोशिश करती है, पर साव अपनी पागलपंती में इतनी खोई हुई रहती है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता चलता। तो जिया उसे धकेलती है और मई की जान बचाती है। तो साव सबको अपने घर से बाहर निकाल देती है। आगे जिया मई के गले लग जाती है और कहती है, तुम सच में मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, तुमने हमेशा मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आगे यान जब घर आता है और वो घर की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है और वो साव के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तो साव कहती है, मैं पूरी तरह पागल हो गई हूँ, मैं तीसरी औरत नहीं कहलाना चाहती, सब लोग मुझे तीसरी औरत की नज़र से देखते हैं, मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगी, प्लीज यान कुछ करो। तो यान साव की ऐसी हालत देखकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो साव ये सब सुनकर खुश हो जाती है और वो शांत भी हो जाती है। आगे मई रैन से साव और यान के रिश्ते के बारे में पूछती है कि आखिरकार उन दोनों का क्या चल रहा है। तो रैन मई को बताता है कि भाई साव के साथ खुश नहीं है, वो जब भी साव के साथ रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती अपने आप को साव के साथ रख रहे हैं, वो साव के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मई कहती है, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना कि वो दोनों एक साथ खुश नहीं है या उनको जिया के साथ होना चाहिए? तो रैन कहता है, होना तो चाहिए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तो मई कहती है, मेरे पास एक प्लान है उन दोनों को एक साथ लाने का। तो रैन मई का प्लान सुनकर बहुत ही खुश होता है और दोनों अपनी मिली भगत कर लेते हैं अपने भैया और भाभी को एक करने के लिए। दूसरी तरफ जैन और जिया में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती रहती है, पर उन दोनों की लड़ाई बहुत फनी भी होती है। आगे यान के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, जिस वजह से बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बिठाई जाती है, जहां पर यान सबको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला होता है। तो यान सबको दिलासा देता है कि जिसने भी उसके बिजनेस में पैसा लगाया है वो अपना पैसा नहीं खोएंगे, उन सबको प्रॉफिट मिलेगा। पर सारे बोर्ड मेंबर्स यान पर ही लूझने लगते हैं कि तभी वहाँ पर साव की एंट्री होती है और साव सारे बोर्ड मेंबर्स का मुंह बंद कर देती है। उस पार्टी में जिया भी आती है क्योंकि जैन उस केस के सिलसिले में अपनी सारी डॉक्यूमेंट ऑफिस में ही भूल गया होता है और जिया वही देने के लिए पार्टी में आती है और जैन को साइड में बुलाकर उसे वो फाइल देती है और वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वहाँ पर बोर्ड्स के सारे डायरेक्टर जिया को देख लेते हैं और जिया से उसका हालचाल पूछने लगते हैं और कहते हैं, आज की पार्टी वैसी नहीं है जैसी आप ऑर्गेनाइज करती थी। आप जब भी कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी तो वहाँ पर सारे इंतजाम होते थे, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया? तो जिया कहती है, अब मैं चेयरमैन की वाइफ नहीं हूँ, हम दोनों का डाइवोर्स हो गया। तो डायरेक्टर कहते हैं, ये कब हो गया और अब चेयरमैन की वाइफ कौन है? तो साव को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और साव सबके सामने ये अनाउंस कर देती है कि चेयरमैन की होने वाली वाइफ वो है और इस महीने के लास्ट में वो दोनों शादी कर लेंगे। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह दंग रहते हैं, पर साव ये सब करके बहुत ही खुश होती है, पर यान को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है। इधर जिया जैसे ये सब सुनती है उसका दिल तो पूरी तरह टूट जाता है और वो रोते हुए जाने लगती है कि तभी वो टेबल से टकराकर नीचे गिर जाती है। तो यान जैसे जिया की ऐसी हालत देखता है तो वो साव का हाथ छोड़कर जिया के पास चला जाता है। तो साव को ये सब देखकर तो बहुत ही जलन होती है और उसे जिया पर बहुत ही गुस्सा भी आता है। आगे यान जिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और पैनिक भी करने लगता है और उसके बाद यान जिया की अच्छे से देखभाल करता है, पर जिया यान से दूरी बनाकर रखती है। दूसरी तरफ साव बहुत ही गुस्से में रहती है कि तभी वहाँ पर जैन आता है और साव को कहता है, तुम ठीक हो ना? तो साव कहती है, मैंने यान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरा हाथ छोड़कर जिया का हाथ पकड़ा और फिर मुझे कोई अगर तीसरी औरत कहे, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं और यान एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच जिया आई थी, ना कि मैं उन लोगों के बीच आई थी। मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती जिसे लोग सिर्फ गालियाँ देते थे। मैं तो सबकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ ताकि वो लोग भी मुझे उसी नजर से जिस नजर से वो लोग सारे कपल्स को देखते हैं। और साउ जैन के सामने पागलों वाली हरकत करने लगती है। तो जैन कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उन सब में मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ पर भेजना ही नहीं चाहिए था और ना ही तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें वहीं पर अपने पास रखता तो आज तुम इस तरह बिहेव नहीं करती, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो साउ कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम इकलौते इंसान हो जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। अगर तुम ही ऐसा कहोगे कि तुम्हारी गलती है तो मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे कर पाऊंगी? मैं तो पूरी तरह टूट जाऊंगी। मैं यान से बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं यान मुझसे दूर जा रहा है और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जैन कहता है, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? तो साउ कहती है, इसमें सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज जिया को तीसरी औरत बना दो। तो जैन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तो साव कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, प्लीज जिया को भी तीसरी औरत बना दो। तो जैन साव की ऐसी पागलपंती देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर रैन को जब यान और साव की शादी के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो मई के साथ यान और जिया को मिलाने का प्लान बनाता है।
और रेन यान को धोखे से एक जगह पर लेकर आता है और मई मई भी जिया को धोखे से एक जगह पर लेकर आती है और उन दोनों को वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बाद में जब जिया को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो इस बारे में यान को भी बताती है। तो यान कहता है कोई बात नहीं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो लोग घर जाने लगते हैं पर उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं मिलती कि तभी उधर से एक गाड़ी आ रही होती है। तो जिया उस गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और लिफ्ट मांगने लगती है। तो वो गाड़ी जिया को नहीं देखती, उल्टा उस पर गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन तभी बीच में यान आ जाता है और जिया की जान बचा लेता है। वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि साउ चला रही होती है और यान ये सब शायद देख भी लेता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो साउ को अच्छे से नहीं देख पाता कि तभी उधर से एक और गाड़ी आती है। तो जिया उससे लिफ्ट मांगती है। तो जिया जिस गाड़ी से लिफ्ट मांगती है वो लिफ्ट वाला उन लोगों का जान पहचान वाला ही होता है। तो वो बंदा उन दोनों को लिफ्ट दे देता है। आगे वो लोग बस स्टॉप पर जाते हैं और बस का इंतजार करते हैं। तो बंदा बताता है कि आज बस नहीं आएगी, अब तुम लोगों को बस कल सुबह ही मिलेगी, इसलिए तुम लोगों को कल सुबह तक इंतजार करना होगा। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो जिया कहती है जब अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना यान तुम अपने पापा की बनाई इमारतें देखो। तो यान ये सब सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसे अपने पापा से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं होता। तो जिया उसे हर वो जगह लेकर जाती है जहाँ पर उसके पापा ने काम किया होता है। तो यान अपने पापा के बारे में लोगों से जानकर बहुत ही अच्छा फील करता है कि उसके पापा कितने अच्छे आदमी थे और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और यहीं पर यान को ली फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि ली फैमिली अपना घर बेचना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वो घर उनके पापा ने उन्हें गिफ्ट किया था और उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए वो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। इधर यान और जिया साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इधर साउ उन दोनों पर नजर रखी हुई होती है और उन दोनों की चोरी छुपे फोटो भी क्लिक करती है ताकि साउ जिया को तीसरी औरत साबित कर सके कि वो उसके और यान के बीच में आई है।